सफलता न जाने कितने पसीनों से नहाया होगा। सफलता न जाने कितने पसीनों से नहाया होगा। अनगिनत व्यंजनों को छोड़कर उम्मीदों को खाया होगा। तुम सोचते हो खरीद लेंगे कामयाबी, खैरात में मिलती है। डूबा होगा जान हथेली पर लेकर, तब मोती पाया होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी के बारे में इससे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। पार्ट 2 में मैं हाजिर हूं आपके सभी प्रश्नों को लेकर। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी ने मेरे प्रति इतना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और सम्मान दिया है, इसके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। स्वाति जेआरएफ जी लिखती हैं, सर मैं आपसे बात करना चाहती हूं, आपका नंबर मुझे चाहिए, मैं भी सोनकर ही हूं। स्वाति जी, सबसे पहले तो आप मेरे प्रति इतना सम्मान व्यक्त करती हैं, इतना स्नेह व्यक्त करती हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वाति जी, आप सोनकर ही हैं इसलिए मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को बढ़ावा नहीं देता। मेरा विद्यार्थी चाहे जिस भी जाति, धर्म या समुदाय के हैं, वो मेरे लिए बराबर होते हैं। मेरे विद्यार्थी मेरे लिए भगवान होते हैं। मैं उन्हें मानता ही नहीं हूँ बल्कि पूजता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ अपने विद्यार्थियों की वजह से हूँ। आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही तार्किक, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन कराना है, उसका फॉर्म 28 फरवरी से ऑनलाइन आप भर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या इसके बारे में कुछ और विशिष्ट जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की सटीक जानकारी। अगर आप मुझे फेसबुक पर तलाश रहे हैं तो मैं आपको राम प्रसाद सोनकर RAMPRASADSONKAR के नाम से मिल जाऊंगा। मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में नेट जेआरएफ का रिजल्ट आने के बाद और हायर एजुकेशन का रिजल्ट आने के बाद कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपको इस विशेष परिस्थिति से बाहर निकालूं और आपको एहसास कराऊं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और एक नई ऊर्जा के साथ आप फिर से अपने स्टडी में लग जाएं। इसके लिए आप मेरा मोटिवेशनल वीडियो 2 मार्च 2022 को शाम 3 बजे तक सुन सकते हैं। अब मैं एक एक करके प्रश्नों को लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न आया है पापा की शान, अजय यादव, आरपी कांडपाल, साक्षी कौशिक। ये लोग पूछते हैं, नेट विथ जेआरएफ भरने पर, नेट विथ जेआरएफ का ऑप्शन भरने पर नेट के बराबर नंबर आने पर क्या हम नेट क्वालिफाई हो सकते हैं? देखिए, नेट विथ जेआरएफ का जब आप ऑप्शन भरते हैं तो अगर आपका मार्क्स नेट के बराबर आता है तो भी आपको नेट क्वालिफाई करा दिया जाता है, ठीक है। और यदि मार्क्स आपके अच्छे हैं, वो जेआरएफ की क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराया जाता है। लेकिन यदि आप सिर्फ नेट का ऑप्शन भरते हैं तो आपका नंबर भले ज़्यादा हो, जेआरएफ के बराबर हो, उस कंडीशन में भी आपको सिर्फ नेट ही क्वालिफाई कराया जाता है। या सिर्फ आप जेआरएफ का ऑप्शन भरते हैं तो आपका नंबर यदि जेआरएफ के बराबर होगा तभी आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराया जाएगा। हालांकि आपका नंबर अगर नेट के बराबर है, उस कंडीशन में भी नेट आपको क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ जेआरएफ भरा है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। रोशनी यादव, स्वाति शाह, सौम्या वर्मा, दीक्षा, अवध ओझा जी पूछते हैं कि
मैं एमए प्रीवियस में हूँ, क्या नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, एमए प्रीवियस का बच्चा नेट का फॉर्म नहीं भर सकता। यह यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि एमए फाइनल ईयर का बच्चा ही नेट का फॉर्म भर सकता है, यानी एमए अपीयरिंग में वह नेट का फॉर्म भर सकता है। और यदि वह नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो 2 साल के अंदर उसे एमए फाइनल ईयर की मार्कशीट यूजीसी को सबमिट करनी पड़ती है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि वह जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उतना मिनिमम परसेंटेज उसका पीजी में आना चाहिए। जैसे अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसका मिनिमम 55% पीजी में आना ज़रूरी है। और यदि वह एससी, एसटी और पीसी कैंडिडेट है तो उसका 50% मार्क्स पीजी में आना ज़रूरी है। नहीं तो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बावजूद भी वह कैंसिल कर दिया जाता है। अगला सवाल लेते हैं। रितु कुमारी, एसके शिवाजी, स्मिता जी, संजय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि नेट फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें। देखिए, नेट फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो सिर्फ वही सुने जिन्हें नेट नहीं जेआरएफ निकालना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को सुन सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगला सवाल लेते हैं। आसानी से हिंदी, मधु कुमारी, अंकित सिंह, किरण यादव, पुरुषोत्तम, दरक्षा बानो, शिवनाथ जी, सृजन कला की तरफ से एक प्रश्न आया है कि बीएचयू से पीएचडी करना चाहता हूं, क्या करूं? देखिए, बीएचयू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है। पीएचडी के बारे में इससे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। पार्ट 1 आप सुनिए, आपको बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। पूर्णिमा जी, रवि जी, क्रैकर्स, पूनम भारद्वाज, जयशंकर शांडिल्य, सॉल्यूशन एक्सपर्ट, अर्चना कुमारी, पारुल जी, तंजीमा जी की तरफ से एक प्रश्न आया है कि नेट जेआरएफ की एज लिमिट क्या है। देखिए, हालांकि इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि नेट जेआरएफ की जो एज लिमिट है, नेट के लिए किसी भी कैटेगरी के किसी बच्चों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 31 ईयर्स है। यानी अधिकतम जनरल का बच्चा जेआरएफ निकालने के लिए 31 ईयर्स तक बैठ सकता है, जबकि एससी, एसटी, पीसी और ओबीसी के बच्चों को 5 साल की विशेष छूट दी जाती है। यानी ये बच्चे 31 + 5 यानी 36 ईयर्स तक जेआरएफ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। रह गई बात ईडब्ल्यूएस, तो यूजीसी के वेबसाइट पर एज लिमिट को लेकर के ईडब्ल्यूएस के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस को भी जनरल की तरह से 31 ईयर्स तक का ही एज लिमिट है। ठीक है, ये भी 31 ईयर्स तक जेआरएफ में बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अश्वनी चौधरी जी पूछ रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए कोचिंग करना चाहिए या नहीं? इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अश्वनी चौधरी जी। रोहित रंजन जी पूछ रहे हैं, मैं इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हूँ, अदर स्टेट से पीएचडी करने पर स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं? देखिए, अगर आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो नियम है, नियमानुसार जो जेआरएफ के बच्चों को 37-38 हज़ार प्रति महीने के हिसाब से जो स्कॉलरशिप मिलती है वो अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न लेते हैं। ये पूछा है रोशन पांडे जी ने। ये पूछ रहे हैं, डबल एमए करने के बाद डबल नेट निकालना ज़रूरी है? रोशन जी, डबल एमए करने के बाद यह आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आप किस विषय में करियर बनाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन में यदि आना है तो जिस विषय में आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं उस विषय में भी आप नेट निकाल कर हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों विषय में
MA है तो दोनों में नेट निकालें। ठीक है। ममता कुमारी जी पूछती हैं PhD करने के लिए नेट JRF निकालना ज़रूरी है? ममता जी, PhD करने के लिए नेट JRF करना है या उसकी क्या स्थिति, इसके बारे में आप मेरा पिछला वीडियो देखें। PhD के बारे में इससे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता, तो उसमें सारी जानकारियां आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न लेते हैं। ये पूछा है शुभम मिश्रा जी ने, रोहित रंजन जी ने, जिनका नेट JRF इस बार क्लियर हुआ है, वे लोग BHU में रेट एग्जम्प्टेड में फॉर्म भर सकते हैं? देखिए शुभम जी, रोहित जी, जब आप रेट का फॉर्म भरते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप रेट एग्जम्प्टेड में है या रेट में है, यानी आपका नेट JRF है कि नहीं है। अगर आप नेट JRF हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त ही बताना पड़ता है और वो ऑप्शन भरना पड़ता है। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद यदि आप नेट JRF होते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि फॉर्म में या उसके रिकॉर्ड में आप नेट JRF नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है, PhD के दौरान JRF होता है तो क्या नेट की जगह JRF वाली स्कॉलरशिप मिलती है? जी ज़रूर मिलती है। अगर आप नेट के थ्रू PhD कर रहे हैं विश्वविद्यालय से, तो मान लीजिए आपको 14-15 हज़ार रुपये प्रति महीने की इसका हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही है। जिस दिन आप JRF हो जाते हैं उसी डेट से आपको JRF माना जाता है, और JRF की जो स्कॉलरशिप निर्धारित स्कॉलरशिप है वो उसी दिन से आपके लिए लागू हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये पूछा है विवेक मिश्रा जी ने, विकास सिंह जी ने, कि BHU में प्रोफेसर कैसे बना जा सकता है? देखिए BHU में प्रोफेसर बनने के नियम क्या हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसके लिए मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप उसे देख पाएंगे, सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। पवन कुमार जी, विवेक कुमार जी पूछते हैं, मैं 3 बार नेट हूं, JRF नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? देखिए आप 3 बार नेट हैं, JRF नहीं हो पा रहा है, तो आपको और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो सिर्फ वही सुने जिन्हें नेट नहीं JRF निकालना है, वो सुने, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न लेते हैं। निशा चौधरी जी बिहार से पूछ रही हैं, मैं MCA में इस बार नेट क्वालिफाई की हूँ, क्या BHU PhD में सिर्फ JRF वालों का एडमिशन होता है? निशा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर BHU PhD में सिर्फ नेट और JRF वालों का एडमिशन होता या खाली JRF वालों का एडमिशन होता तो रेट का फॉर्म नहीं निकलता। ठीक है। उसमें रेट वालों का भी होता है, नेट वालों का भी होता है, JRF वालों का भी होता है, लेकिन जिसका होता है वो एहसास कराता है कि वो कितना रिसर्च ओरिएंटेड है, कितनी तमन्ना है उसकी PhD करने की और कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसकी PhD करने की। तो ये सारी चीज़ें उसे इंटरव्यू में प्रदर्शित करना पड़ता है और अपने आप को साबित करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न किया है निशा जी ने, नेट का रिजल्ट आने से पहले मैंने रेट का फॉर्म भर दिया था, क्या मुझे रेट एग्जम्प्टेड में रखा जाएगा? निशा जी, यदि आप नेट का रिजल्ट आने से पहले रेट का फॉर्म भर दी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने रेट एग्जम्प्टेड वाला ऑप्शन क्लिक नहीं किया है। ठीक है। तो फॉर्म के हिसाब से आपको रेट एग्जम्प्टेड में नहीं रखा जाएगा। क्यों? उसका अर्थ यही है कि आप नेट या JRF नहीं हैं। लेकिन इस समय आपका नेट हो गया है तो आप चाहें तो फिर से रेट का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, जिसका डेट अभी 28 फरवरी तक है। लेकिन इसके लिए आपको एक नई मेल ID और नया मोबाइल नंबर से यह फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा प्रश्न निशा जी का है, क्या PhD ज्वाइन करने के 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए यदि आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो भी देख सकती हैं। अगला प्रश्न है शन आख्यान जी का। ये कहती हैं, मैं नेट क्वालिफाई हूँ HRM में, क्या अपना बेटा लेकर मैं BHU में रहकर PhD कर सकती हूँ? देखिए BHU हॉस्टल में बच्चे को लेकर PhD करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन BHU के आसपास बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर रह करके भी अपना रिसर्च पूरा
कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न लोगों ने किया है जिसका उत्तर आप मेरे पिछले वीडियो में बहुत आसानी से पा सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर सुनें जिससे संबंधित आपके प्रश्न हैं। अगला प्रश्न लेता हूँ। ये प्रश्न है दीपक उपाध्याय जी का। ये कहते हैं मैं BHU से हूँ। मैं BHU से पढ़ाई किया हूँ, 3 बार JRF निकाल चुका हूँ। पिछले 3 वर्षों से BHU और अन्य विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू दिया, कहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। नेट JRF के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें, B.Ed कर लें। दीपक जी, वास्तव में यह कोई आपका प्रश्न नहीं है, बल्कि ये आपका एक दर्द है और मैं आपके दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि 3 बार JRF निकलने का मतलब यह मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि आपने अपने जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर यह साबित किया है कि कोई अगर कड़ी मेहनत करे तो कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए, दीपक जी, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल हैं, एक आदर्श हैं। आपका नेगेटिव होना लाखों बच्चों को निराश कर सकता है। आपका BHU या अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन न होना असफलता नहीं है, बल्कि उस विश्वविद्यालय का यह परम दुर्भाग्य है। दीपक जी, BHU में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या बात है, मालवीय जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हो सकता है आप BHU में पढ़ाने के लिए नियुक्त हो जाएं, इसलिए आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। जीवन में नकारात्मक रहने से समाधान नहीं हो सकता, तो सकारात्मक रहने में क्या बुराई है। कलाम साहब 8 कैंडिडेट में से मात्र एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ, पायलट में चयन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनना था। दीपक जी, आप हमसे बेहतर रामायण समझते हैं। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब माता सीता ने यह नहीं सोचा कि रावण कितना बुरा है, बल्कि उनको यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम जैसा दुनिया में महान कोई हो ही नहीं सकता, वो मुझे अवश्य ले जाने आएंगे। दीपक जी, आप जानते हैं शेर शेर क्यों होता है? शेर इसलिए शेर नहीं होता कि उसके जबड़े और पंजे मजबूत होते हैं, बल्कि शेर इसलिए शेर होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो शेर है। शेर। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमेशा की तरह आप मेरे वीडियो को 3 स्तरों पर मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो, मेरे विचार आपको बहुत खराब लगे तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरी खिंचाई कर सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं और आप सही जवाब भी बता सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं और अपने अच्छे सजेशंस भी दे सकते हैं। यदि आप मेरे विचारों से प्रभावित हों और मेरी एक बात भी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दूसरे को भी सब्सक्राइब और शेयर करने का अनुरोध या अभिप्रेरणा दे सकते हैं। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।